हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज जो हम आपको सुनाने वाले हैं उस कहानी का नाम है अकेली बहू, दर्द, फैसले और मजबूरी। आरती इस घर में बहू बनकर नहीं बल्कि एक उम्मीद बनकर आई थी। उसे लगता था कि समय के साथ रिश्ते अपने आप जगह बना लेते हैं। सास कमला देवी ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो उनके शब्दों में कुछ अपनापन नहीं, बस एक ठंडा सा फासला होता था। कोई सीधी डांट नहीं, कोई ऊंची आवाज नहीं, बस ऐसे वाक्य जो सुनने में बस सामान्य लगते थे, लेकिन दिल में वो धीरे धीरे चुपते चले जाते थे। आरती हर बात को समझौते के नाम पर निगल जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि घर की शांति उसकी चुप्पी से ही बनी हुई है। उसका पति विवेक बुरा इंसान नहीं था, वो बस हमेशा थका हुआ और उलझा हुआ ही रहता था। माँ और पत्नी के बीच खड़ा होकर वो किसी का भी नहीं बन पाया। जब भी आरती कुछ कहना चाहती तो विवेक उससे अक्सर यही कहता, तुम ज्यादा मत सोचा करो, माँ का तो स्वभाव ही ऐसा है। और अपने पति का ये वाक्य आरती के लिए किसी पत्थर की तरह था, जो हर बार उसके सीने पर रख दिया जाता। उसे ये शिकायत नहीं थी कि उसकी सास उसे समझ नहीं पाती, बल्कि उसे दर्द इस बात का था कि उसका अपना पति भी उसकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं करता था, ना ही कभी उसे समझने की कोशिश करता था। आरती ने कभी जोर से रोना नहीं सीखा। वो रात को सबके सो जाने के बाद तकिए में मुंह दबाकर रोती थी, ताकि किसी को उसकी आवाज ही न सुनाई दे। उसे लगता था कि अगर वो मजबूत बनी रही तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि हर रोज चुप रहना भी एक दिन इंसान को अंदर ही अंदर से तोड़ देता है। कमला देवी कभी गुस्से में नहीं बोलती थी। उनकी आवाज हमेशा शांत रहती थी, इतनी शांत कि बाहर से देखने वाला यही कहे कि बहू को तो बहुत समझदार सास मिली है। लेकिन आरती जानती थी कि हर शांत शब्द का असर बहुत ज्यादा गहरा होता है। आज फिर देर से गई, या तुम्हारे मायके में भी ऐसे ही घर संभालते हैं क्या? ये बातें सवाल नहीं थी, बल्कि ऐसे तीर थे जो बिना आवाज किए सीधे उसके आत्मसम्मान में धंस जाते थे। आरती हर सुबह रसोई में खड़ी होकर खुद को समझाती थी कि बुरा मत मानो, सास है, उम्र और सोच का फर्क है। वो चाहकर भी उन्हें जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसे डर था कि एक शब्द भी बोला तो घर का सारा माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि माहौल तो पहले ही उसके अंदर बिगड़ चुका था। वो हंसते हुए काम तो करती थी, मगर उसके हाथ कांपते रहते थे। उसकी थकान किसी को नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि वो शिकायत करना ही नहीं जानती थी। सबसे ज्यादा तकलीफ आरती को तब होती थी जब विवेक वही बातें हंसकर टाल देता था। उसे लगता था कि आरती जरूरत से ज्यादा ही सेंसिटिव है। वो ये नहीं समझ पाया कि रोज रोज की ये छोटी छोटी बातें मिलकर किसी भी इंसान को खोखला कर देती हैं। आरती दिल से चाहती थी कि उसका पति उससे पूछे कि आरती तुम ठीक तो हो ना, लेकिन उस घर में सबको बस उसका काम दिखता था, इंसान नहीं। धीरे धीरे आरती ने बोलना कम कर दिया। उसकी चुप्पी अब मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी आदत बनती जा रही थी। और यही वो मोड़ था जहां से उसका टूटना शुरू हो चुका था, बिना किसी शोर के और बिना किसी लड़ाई के। उस दिन भी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। आरती ऑफिस से लौटी तो थकी हुई थी। रास्ते में बारिश ने देर कर दी, और घर में कदम रखते ही उसने रोज की तरह अपनी सास के पैर छुए। कमला देवी ने बिना आवाज ऊंची किए बस इतना ही कहा, आजकल नौकरी ही सब कुछ हो गई है, घर अपने आप नहीं चलता। उनके शब्द शांत थे, लेकिन आरती का मन पहले से ही भारी था। वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई में चली गई। रसोई में काम करते हुए उससे एक कटोरी गिर गई। आवाज कटोरी गिरने की मामूली सी ही थी, लेकिन कमला देवी तुरंत आ गई। कोई डांट नहीं, बस एक ठंडा सा वाक्य, जब दिमाग बाहर होना तो हाथ ऐसे ही फिसलते हैं। और कमला देवी बाहर चली गई, और बाहर जाते जाते उन्होंने एक बात मन ही मन में गुनगुनाई, जो कि आरती को सुनाई दे गई, जब माँ ने यही सिखाया है तो बेटी भी करेगी तो यही ना। उस पल
आरती ने पहली बार महसूस किया कि ये बातें अब सहन नहीं हो रही। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। शाम को जब विवेक आया तो आरती ने हिम्मत करके उससे दिन की बातें बताई, लेकिन इस बार विवेक चुप नहीं रहा। वो ज्यादा ही झुंझला गया और बोला, क्या तुमने रोज रोज यही लगा रखा है? कभी माँ की बात, कभी ऑफिस का रोना, कभी ये और कभी वो, हर दिन कोई ना कोई शिकायत। उसके शब्द तेज नहीं थे, लेकिन उनमें आरती के लिए चिढ़न साफ थी। और वहीं पहली बार आरती का सारा दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। विवेक, मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता ये रोज रोज के ताने। क्या रोज रोज ये सब कुछ सहना क्या अब मेरी जिम्मेदारी है? ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई, लेकिन विवेक ने उसकी बातों पर, उसके आंसुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। और उस पल आरती को यह एहसास हुआ कि ये लड़ाई सास से नहीं थी, ये दूरी अपने ही पति से बन चुकी थी, और ये दूरी उसको सबसे ज्यादा दर्द देने वाली थी। उस सुबह घर में सब कुछ सामान्य था। कमला देवी पूजा कर रही थी, विवेक तैयार होकर ऑफिस जाने की जल्दी में था। आरती भी रोज की तरह उठी, चाय बनाई, टिफिन पैक किया। किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि ये वही सुबह है जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बात बढ़ी। सब कुछ इतना सामान्य था कि असामान्य लगने की कोई वजह ही नहीं थी। रोज की तरह विवेक नाश्ता करते हुए मोबाइल देख रहा था। आरती ने उससे नजर मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी कॉल में व्यस्त हो गया। उसने कुछ कहना चाहा, पर फिर चुप हो गई। उसे लगा कि बातें अब शब्दों से बहुत आगे निकल चुकी है। वो अपने कमरे में गई, अपना बैग उठाया और ऐसे निकली जैसे ऑफिस जा रही हो। उसने किसी से अलविदा नहीं कहा, क्योंकि उसे लगा कि अगर कहेगी तो सवाल होंगे, और उन सवालों के जवाब अब उसके पास नहीं थे। दरवाजा बंद करते समय उसने पलटकर घर को देखा। ये वही घर था जहां उसने खुद को साबित करने में बरसों लगा दिए थे। सीढ़ियां उतरते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि बहुत समय से अंदर जमा हुई थकान का नतीजा था। आरती बिना बताए चली गई, इसीलिए नहीं कि उसे किसी को चोट पहुंचानी थी, बल्कि इसीलिए कि अब वो खुद को और चोट नहीं पहुंचा सकती थी। उस दिन शाम तक किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। कमला देवी ने सोचा कि आरती ऑफिस के बाद कहीं रुक गई होगी, और विवेक भी रोज की तरह देर से घर लौटा। घर में खाना बना हुआ था, लेकिन रसोई में किसी के चलने फिरने की कोई आवाज नहीं थी। विवेक को ये बात खटकी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद आरती थकी होगी और जल्दी सो गई होगी। लेकिन विवेक जब अपने कमरे में गया और वहां देखा कि आरती नहीं है, घर के और हिस्सों में भी ढूंढा। जब वो कहीं नहीं थी तो वो अंदर ही अंदर घबरा गया। वो अपनी माँ के कमरे में गया। माँ की झपकी लग गई थी, माँ सो रही थी। माँ को उसने उठाकर पूछा कि माँ, आरती कहाँ है? तो ये सुनकर उसकी माँ भी घबरा गई। उसने कहा, उसे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई, तो मुझे लगा कि वो कहीं रुक गई होगी। उसके बाद मेरी झपकी लग गई, मुझे नहीं पता। वो दोनों ही घबरा गए। रात बढ़ती गई। विवेक ने आरती को कॉल किया, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर चौथी बार। फोन नहीं उठा। उन दोनों ने सोचा कि नेटवर्क का मसला तो नहीं हो सकता, लेकिन जब और देर रात तक उसका कोई जवाब नहीं आया तो बेचैनी ने उन दोनों के दिल में अपनी जगह बना ली। और कमला देवी ने तब पहली बार अपने बेटे से पूछा कि आरती अभी तक नहीं आई, ये कोई साधारण बात नहीं है। कमला देवी की इस लाइन में एक हल्की सी चिंता छुपी हुई थी। विवेक दोबारा से अपने कमरे में गया, और कमरे में जाकर उसने देखा कि आरती का बैग नहीं था। अलमारी में उसके कुछ कपड़े भी कम थे, और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लग रहा था। घर की दीवारें वही थी, पर माहौल बदल चुका था। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में फैल गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर आवाज अब उन्हें बहुत तेज लग रही थी। कमला देवी देर तक बैठी रही। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि बहू यूं ही बाहर नहीं गई है।
पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि किसी की चुप्पी को हल्के में लेना कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। उस रात घर में किसी को ठीक से नींद नहीं आई। कमला देवी और विवेक दोनों अपने अपने कमरे में रात भर जागते रहे। अब चिंता सिर्फ ये नहीं थी कि आरती कहाँ गई, बल्कि ये भी थी कि वो एक औरत थी और वो भी अकेली। सवाल बार बार मन में उठ रहा था कि वो कहाँ रुकी होगी, किसके साथ होगी, और सबसे ज्यादा ये कि उसने अपने मायके फोन किया होगा या नहीं होगा। कहीं ना कहीं विवेक और कमला देवी जी के मन में ये बात थी कि शायद वो अपने मायके चली गई होगी। फोन करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अगर वो मायके ही थी तो हमारे घर की कितनी बेइज्जती हुई होगी, उसने जाने क्या क्या कहा होगा। विवेक ने मोबाइल हाथ में लिया और फिर वापस रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले आरती को ढूंढे या उसके घर वालों को बताए। कमला देवी भी बार बार यही सोचती रही कि बिना बताए जाना कोई हल्की बात नहीं होती। वो दोनों पहली बार इस सच्चाई से रूबरू हुए कि चुप रहकर भी किसी को इतनी दूर धकेला जा सकता है। आरती जिस सुबह घर से निकली थी, उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगी। उसने बस एक सस्ते से होटल में एक कमरा लिया, ऐसा कमरा जहां कोई सवाल नहीं करता। कमरे में घुसते ही उसने बैग नीचे रखा और बिस्तर के किनारे बैठ गई। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी थक चुकी है। ये थकान शरीर की नहीं थी, ये तो हर रोज खुद को समझाने की थकान थी कि सब ठीक है, कि वो ज्यादा नहीं सोच रही। उसने अपने मायके भी फोन नहीं किया था। वो नहीं चाहती थी कि वहां उससे कोई सवाल करे और उसे अपने यहाँ बुलाकर समझा बुझाकर वापस उसी ससुराल भेज दे जहां अब वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। बस अब वो थोड़ी देर के लिए सांस लेना चाहती थी, बिना किसी उम्मीद और बिना किसी ताने के। और जब रात हुई और रात को जब वो अकेली थी उस कमरे में, तब पहली बार उसका कलेजा कांपा। बाहर सड़कों की आवाजें आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर एक सन्नाटा था। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि एक औरत के लिए दुनिया इतनी आसान नहीं होती। फिर भी उसने खुद से इतना कहा कि वापस जाना भी अब उतना ही डरावना है। दोनों तरफ दर्द था, फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ उसका दर्द कम से कम उसका अपना तो था। उस रात आरती रोई नहीं, आंसू जैसे सूख चुके थे। बस वो छत को देखते हुए सोचती रही, क्या किसी रिश्ते में टिके रहने की कीमत यही होती है कि इंसान खुद को धीरे धीरे खो दे। उसी सवाल के साथ उसकी आंखें बंद हो गई और वो पहली बार बिना किसी उम्मीद और बिना किसी दर्द के सो गई। 2 दिन के बाद आरती ने विवेक को फोन किया। वो समझदार औरत थी। वो ये बात जानती थी कि उसका घर से इस तरह चुपचाप बताए आ जाना और किसी का फोन भी ना उठाना उनके लिए कितनी परेशानी का सबब बना होगा। उसने विवेक से बात की। न रोना था न शिकायत, बस एक साधारण सी आवाज। उसने विवेक से कहा कि वो ठीक है और अपने लिए कुछ समय चाहती है। विवेक ने बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे पाए। पहली बार उसे ये समझ आया कि चुप रह जाना भी एक फैसला होता है, और उसी फैसले ने आरती को यहाँ खड़ा किया था। कमला देवी ने फोन की आवाज सुनी, मगर कुछ पूछा नहीं। उन्होंने उस दिन पहली बार खुद से सवाल किया कि क्या हर सही लगने वाली बात सच में सही होती है, और उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू को कभी बहू समझा ही नहीं था, और यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। आरती ने अपनी जिंदगी वहीं से संभाली। उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पे ले लिया, नौकरी पर ध्यान दिया और फिर खुद को अंदर से खोजा। धीरे धीरे उसने अपने आत्मविश्वास को वापस पाया और समझा कि उसकी ताकत उसी में है कि वो अकेले भी अपने फैसले के साथ खड़ी रह सकती है। समय आगे बढ़ता गया। महीने में कभी 1 बार या 2 बार विवेक आरती को फोन कर लिया करता था। सिर्फ औपचारिक बात हुआ करती थी, सिर्फ हालचाल पूछने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। महीने दर महीने बीतते गए और कमला देवी जी की हालत भी अब बिगड़ती गई, क्योंकि उम्र का तकाजा तो वैसे भी था। आरती जब उस घर में थी, सारे काम वही संभालती थी, लेकिन कमला जी को तब इस बात का एहसास नहीं हुआ। बहू के जाने का दुख उन्हें भी बहुत था, लेकिन साथ साथ पछतावा भी था, गिल्ट था
कि वो अपने बेटे से भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी कि बहू के घर छोड़कर जाने में सबसे बड़ा हाथ तो उनका और उनके तानों का, उनकी कड़वी बातों का था। एक दिन कमला देवी जी की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। विवेक ने मजबूरी में आरती को फोन किया। आरती ने थोड़ा ठहर कर बिना कोई पुरानी बात उठाए वही किया जो कोई और शायद कभी नहीं कर पाता। वो अस्पताल में आई, वहां पहुंची, सारी दवाइयां संभाली और बिना किसी हिसाब के कुछ दिनों तक उस परिवार की मदद भी की। उस दिन कमला देवी और विवेक ने पहली बार समझा कि रिश्तों में सबसे बड़ा सहारा वही बनता है जिसने सबसे ज्यादा सहा हो। आरती वापस पूरी तरह से नहीं लौटी, लेकिन उसका प्रभाव सब पर रह गया। वो अब वही बहू नहीं थी जो चुपचाप सब सहती थी। वो एक इंसान थी जो दर्द को झेलकर दूसरों के लिए भी खड़ी हो सकती थी। कुछ रिश्ते टूटकर खत्म नहीं होते, वो सिर्फ लोगों को सिखाते हैं कि सहारा वही बनता है जो टूटने के बाद भी संभलना जानता है। आरती उस घर में वापस नहीं लौटी। उसने खुद को संभाला और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। लेकिन अब वो बहू नहीं थी जो पहले चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। उसके कदम अब अलग थे, उसकी राहें अब अलग थी। अलग रहते हुए भी आरती अपने मायके के पूरे संपर्क में थी। वो वहां जाया करती थी, अपनी खुशी और निर्णयों की खबर देती थी। माँ बाप ने कई बार चाहा कि वो हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन आरती आत्मनिर्भर बन चुकी थी और इसी में वो सबसे ज्यादा खुश थी। यही समझ सबके लिए सबसे बड़ा सबक बन गया कि कभी कभी खुद को प्यार और सम्मान देना भी खुद के लिए खड़ा होना सिखाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी अपने लिए खड़ा होना, अपने फैसलों पर भरोसा करना और आत्मनिर्भर बनना ही सबसे बड़ा साहस होता है। हर रिश्ते में चुनौतियां आती है और कभी कभी चुप रहकर सब कुछ सह लेना बहुत आसान लगता है, लेकिन सच्ची ताकत वही दिखाती है जो अपने दर्द और मुश्किलों के बीच भी अपने कदम खुद संभाल सके। अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई कहानी हुई है जिसमें आपने मुश्किल फैसले लिए, आप अपने लिए खड़े हुए या अपने अनुभव से कुछ सीखा हो, तो आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मेंशन कर दी है। हम आपकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे और सिर्फ आपकी कहानी दूसरों तक पहुंचेगी। हम चाहते हैं कि आपके अनुभव भी किसी के लिए प्रेरणा बने, जैसे आरती की कहानी बनी। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।